नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूक्लियस एकेडमी चैनल पर। बोलना जब भी किसी से सत्य ही ये जान लो, हो अगर गलती तुम्हारी बेझिझक तुम मान लो, और जीत आखिर में हुई है सत्य की ही सुन लो तुम। झूठ से दूरी बनाना मन में तुम ये ठान लो, मन में तुम ये ठान लो। तो इसी ठानने के साथ आज हम अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकंड पार्ट मैं आप सबके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने आपके समय जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद कॉटन मिल के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपके समक्ष इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकंड पार्ट पेश करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं आप सबके समक्ष वीडियो पेश करता हूं। इससे पूर्व बहुत सारे छात्रों का मैसेज आया था कि सर पीडीएफ के फॉर्म में जो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकंड पार्ट बनाइए तो पीडीएफ के फॉर्म में बनाइए। तो आप सबकी जो ख्वाहिश थी उसको मैंने आज पूरा किया है। मैंने पीडीएफ के फॉर्म में यह वीडियो आपके समक्ष बनाया है। तो जो पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है खिलाफत मूवमेंट। जो आज का हमारा टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है हमारा खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट से पहले चंपारण, इसमें इंडिगो प्लांटर्स को ब्रिटिश किस प्रकार परसिक्यूट कर रहे थे इंडिगो उगाने के लिए। उसके पश्चात मैंने आपके समक्ष अहमदाबाद कॉटन मिल बताया था, जिसमें ये प्रॉमिस किया गया था कि 50% बोनस ब्रिटिशर्स जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हमारे फार्मर को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा ना होने के कारण गांधी जी को याद किया गया था। उसके बाद गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक 21 डेज की थी। उसके बाद खेड़ा के बारे में मैंने आपको बताया था किस प्रकार ब्रिटिश डिस्पाइट डिक्लाइनिंग ऑफ प्रोडक्शन डे बाय डे जो वहां के गुजरात के खेड़ा के फार्मर थे उनको फोर्स कर रहे थे लैंड टैक्स देने के लिए। तो इन तीनों में गांधी जी का क्या योगदान था मैंने आपको बता दिया था। तो आप प्रीवियस लेक्चर में ये देख भी सकते हैं। आज बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट की देखिए, इस मूवमेंट का जो रिलेशन है वो होता है ओटोमन एम्पायर से। कहां से होता है? ओटोमन एम्पायर। ये एम्पायर 1299 में फॉर्म हुआ था। और इस एम्पायर मतलब ओटोमन एम्पायर, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है तुर्की से। तुर्की आपने नाम सुना होगा, एशिया की कंट्री है। तो इस एम्पायर की शुरुआत होती तुर्की से और 1299 में ये एम्पायर फॉर्म हुआ था। और यहां पे हमें समझना है इस एम्पायर ने साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्टर्न एशिया और नदर्न अफ्रीका के कई इलाकों के अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो ये बहुत बड़ा एम्पायर था। हालांकि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार में जैसे तुर्की हारता है उसके बाद ये एम्पायर 1219 में डिक्लाइन हो जाता है। तो हमें इसी के बारे में हमें समझना है, क्योंकि इस एम्पायर का ही रिलेशन जो है खिलाफत मूवमेंट से है। तो खिलाफत मूवमेंट ये शुरू कब होता है पहले हमें समझना है। ये मूवमेंट जो शुरू होता है वो शुरू होता है अप्रैल 1919 में। आपने सुना होगा कि पैगंबर मोहम्मद जी के बाद मुस्लिम धर्म में खलीफा, पैगंबर मोहम्मद जिनको मैसेंजर ऑफ अल्लाह बोला जाता है, उसके बाद जो खलीफा का जो पद चला था वो स्टार्ट हुआ था। पहले खलीफा जो मुस्लिम धर्म के थे वो थे अबू बकर, और अंतिम खलीफा जो थे, जो मुस्लिम धर्म के अंतिम खलीफा थे वो थे अब्दुल मजीद सेकंड। क्या नाम था उनका? अब्दुल मजीद सेकंड। हमें थोड़ा यहां पे समझना है कि खिलाफत मूवमेंट 1990 से 1924 चला था। ये मूवमेंट शुरू क्यों हुआ हमें समझना है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के लिए, मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं उनका खलीफा से कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है पैगंबर मोहम्मद के बाद जो भी आगे प्रोसेस चला है वो खलीफा से चला है। तो पहले खलीफा अबू बकर थे और अंतिम खलीफा जो थे वो थे
अब्दुल मजीद सेकंड। मैं आपको बताता हूं 1919 में तुर्की जब हारता है तो ओटोमन एम्पायर का अंत हो जाता है। उसके बाद जो तुर्की के खलीफा थे, अंतिम खलीफा, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीकी और अंतिम खलीफा जो थे उनको माना जाता अब्दुल मजीद सेकंड, वो आपका तुर्की में थे। उनको ट्रीटी ऑफ सैबर, एक ट्रीटी ऑफ सैबर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। इस ट्रीटी, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा एक ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी जून 1919 में, जिसमें जो है अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड ने किस प्रकार जर्मनी को इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरा रिस्पॉन्सिबल माना था और उसका 75% आयरन, कोल और काफी उस पर पेनाल्टी भी लगाई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसी प्रकार इससे मिलती जुलती एक ट्रीटी है, वो है ट्रीटी ऑफ सैबर। कौन सी ट्रीटी है? वो आपकी ट्रीटी जो है वो आपकी है ट्रीटी ऑफ सैबर। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें समझना है कि ट्रीटी ऑफ सैबर क्या है। ट्रीटी ऑफ सैबर, तो ट्रीटी ऑफ सैबर जो है वो कब होती है? पहले इस ट्रीटी की हमें डेट पढ़ लेनी है। अगस्त 1920 में ये ट्रीटी ऑफ सैबर किसके किसके बीच हुई? इस ट्रीटी ऑफ सैबर ये जो हुई थी वो अलाइन पावर, जबकि अलाइन पावर में आपके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश शामिल थे। इसमें जो अंतिम खलीफा जो थे, मैंने आपको बताया है अब्दुल मजीद सेकंड, उनको डिथ्रोन कर दिया गया और उस समय तक जो अंतिम खलीफा का कंट्रोल जो था वो याद रखना है, पैलेस्तीन, सीरिया, लेबनान और इराक, तुर्की के साथ साथ अब्दुल मजीद सेकंड का जो डोमिनेंस था वो पैलेस्तीन, सीरिया, लेबनान और इराक जैसे देशों में भी था। लेकिन पैलेस्तीन, सीरिया, लेबनान और इराक को ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में कर लिया था और इस कंट्रोल के कारण अब्दुल मजीद सेकंड का जो डोमिनेंस था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। तो हमें समझ लेना है ट्रीटी ऑफ सैबर। ट्रीटी ऑफ सैबर क्या था? A peace deal after World War First between the winner aligned power like Britain, France, Italy and the losing Ottoman Empire. Ottoman Empire means तुर्की। Ottoman Empire means, मैं आपको पहले बता चुका हूं, Ottoman Empire means Empire of Turkey, ओल्ड तुर्की। तुर्की के जो खलीफा हैं उनका जो कंट्रोल था पैलेस्तीन, सीरिया, लेबनान, इराक, तुर्की में तो था, साथ में इन कंट्री में भी इनका जो डोमिनेंस था। लेकिन इन कंट्री को ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में रख लिया था, पैलेस्तीन, सीरिया, लेबनान और इराक। तो जो अब्दुल मजीद सेकंड की पावर थी वो कम हो गई थी, क्योंकि जो खलीफा होते हैं वो मुस्लिम धर्म के लिए बहुत पायस, बहुत पवित्र माने जाते हैं। इसलिए जो पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम थे उसका इस ट्रीटी पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि इंडिया में भी जो मुस्लिम रहते थे उन्होंने भी इस ट्रीटी का प्रोटेस्ट किया। तो इंडिया में जो दो मुस्लिम भाई थे, इन्हें अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है। ये मुस्लिम भाई जो थे वो थे लेड बाय फिगर लाइक अली ब्रदर, और अली ब्रदर मतलब होता है मोहम्मद एंड शौकत अली। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अली ब्रदर्स का जो रिलेशन है वो किस मूवमेंट से रहा है, खिलाफत मूवमेंट, ये गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से मिलने के बाद ये गांधी जी को फोर्स करते हैं कि वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करें और इसमें जो इंडिया के मुस्लिम हैं वो उनकी हेल्प करें कि वो ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश अत्याचार कर रहे हैं तुर्की के मुसलमानों पर, उसके लिए ब्रिटिश को रोकें। इनिशियली गांधी जी ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन गांधी जी ने यह ऑब्जर्व किया कि अगर इस मूवमेंट में वो भाग लेते हैं तो इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ सकती है। तो क्योंकि उस समय रोलैक्ट एक्ट के कारण और जलियांवाला बाग मैसकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बड़ी संख्या में जो हिंदू धर्म के लोग थे वो भी ब्रिटिश का प्रोटेस्ट बहुत तेजी से कर रहे थे। तो गांधी जी ने बाद में यह एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि अगर वो खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम धर्म का साथ देते हैं तो इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ सकती है। तो बाद में गांधी जी ने उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया और खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने कर दी थी। तो हमें याद रखना है कि खिलाफत मूवमेंट वाज ए पान इस्लामिक मूवमेंट। पान मतलब होता है संपूर्ण, ये
क्योंकि खलीफा सारे मुस्लिम के लोग पाइयस होते हैं, तो जहां जहां मुस्लिम धर्म के लोग थे, चाहे इंडिया, चाहे आप बात कर लो तुर्की, इन सब ने इसका प्रोटेस्ट किया। तो इट वाज ए पान इस्लामिक मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया लेड बाय फिगर लाइक अली ब्रदर, मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद, जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर माने जाते हैं, एंड गांधी, एमिंग टू प्रोटेक्ट द ओटोमन सुल्तान कैलिफेट। कैलिफेट मींस खलीफा, अब्दुल मजीद सेकंड लास्ट खलीफा ऑफ मुस्लिम रिलीजन, ये हमें याद रखना है। आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जब तुर्की हारा था, तो ब्रिटिश कंटिन्यूअसली परसिक्यूट द तुर्की मुस्लिम को परेशान कर रहे थे, और जो खलीफा की पावर थी उसको ट्रीटी ऑफ सेवर पे खलीफा से साइन करवा के उस ट्रीटी में पैलेस्तीन, सीरिया, इराक जैसे एरिया पे कंट्रोल करके उनका जो डोमिनेंस था, उनकी जो पावर थी, उनको कम कर दिया गया था। तो इसका इंपैक्ट पूरे मुस्लिम पे पड़ा, तभी इस मूवमेंट को पान इस्लामिक मूवमेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं अखिल इस्लामिक मूवमेंट। जहां जहां मुस्लिम थे, जिस कंट्री में थे, उन कंट्री में ब्रिटिश का प्रोटेस्ट किया गया। विच मुस्लिम सा एज द सिंबल ऑफ इस्लामिक यूनिटी। खलीफा को मुस्लिम सिंबल ऑफ इस्लामिक यूनिटी मानते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है, पाइयस सिंबल माना जाता है। प्रोटेस्टिंग इट्स डिसमेंबरमेंट बाय ब्रिटेन थ्रू द ट्रीटी ऑफ सेवर। डिसमेंबरमेंट मतलब बहिष्कार, इस ट्रीटी को बॉयकॉट किया गया। कौन सी ट्रीटी को? ट्रीटी ऑफ सेवर। ये कब हुई? मैंने आपको अभी बताया है। ट्रीटी ऑफ सेवर जो होती है वो अगस्त 1920 में होती है। उसमें जो अंतिम खलीफा होते हैं अब्दुल मजीद सेकंड, उनका जो डोमिनेंस था तुर्की के साथ साथ पैलेस्तीन, सीरिया, लेबनान और इराक, इन एरिया को ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया था, तो उनकी पावर रिड्यूस हो गई थी। इस पर्पस से अली ब्रदर्स के कहने के बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। इसमें कौन कौन शामिल थे? अली ब्रदर मतलब मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इनके नाम पे हम लोग एजुकेशन डे भी मनाते हैं 11 नवंबर को, तो ये भी हमें याद रखना है। इसका एम क्या था? ट्रीटी ऑफ सेवर का प्रोटेस्ट करना। एंड इट मर्ज्ड विथ गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इट मर्ज गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू डिमांड स्वराज एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने ये मुंबई से शुरू किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बाद में जनवरी 1921 में खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों को मर्ज कर लिया गया था। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है खिलाफत मूवमेंट पूरा होता है। खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ? अप्रैल 1919 में। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जो मुस्लिम धर्म के अंतिम खलीफा थे अब्दुल मजीद सेकंड, उनका जो कंट्रोल था पैलेस्तीन, इराक, सीरिया, लेबनान, उन एरिया को ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। तो उनकी पावर रिड्यूस हो गई थी। उन्हें जैसे जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल करवाने पे मजबूर होना पड़ा, उसी प्रकार ट्रीटी ऑफ सेवर करने के लिए वहां के जो अंतिम खलीफा थे उनको भी फोर्स किया गया। तो हमें याद रखना है इस मूवमेंट को गांधी जी ने इंडिया में क्यों शुरू किया। फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, गांधी जी स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन इंडिया आफ्टर अर्जिंग ऑफ अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो ये हमारा खिलाफत मूवमेंट हो जाता है। बाद में खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मर्ज कर लिया गया था। तो अब हमारा टॉपिक जो हो जाता है वो हो जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। टॉपिक हमारा हो जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कब शुरू हुआ? अगस्त 1920 में। 1 अगस्त 1920 को ये शुरू होता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये जो किसके मन की उपज थी, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते। बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि गांधी जी एक ऐसा मूवमेंट शुरू करें जिसमें सारे इंडिया के लोग ब्रिटिश को कोऑपरेट करना बंद कर दें। क्योंकि आपको बता दें गांधी जी की जो फर्स्ट बुक थी, फर्स्ट बुक ऑफ गांधी, याद रखिए, फर्स्ट बुक ऑफ गांधी 1909 में गांधी जी की फर्स्ट बुक, क्योंकि 1909 में वो साउथ अफ्रीका में थे। 1893 को गांधी जी दादा अब्दुल्ला का, जो गुजरात के मर्चेंट थे, उनका केस लड़ने के साउथ अफ्रीका गए और 9 जनवरी 1915 को वापस आए।
तो 1909 में साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक किताब लिखी, दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ गांधी। तो याद रखिए गांधी की पहली किताब है हिंद स्वराज। इसमें गांधी जी ने एक वर्ड लिखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड हमें याद रखना है, वो कोट हमें याद रखना है जो गांधी ने बोला कि ब्रिटिशर्स वर सर्वाइव इन इंडिया बिकॉज ऑफ इंडियन कोऑपरेशन, इफ ऑल इंडियन रिजेक्टेड टू सपोर्ट देम इन दैट केस ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स विद इन 1 ईयर। मतलब ब्रिटिश यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि कुछ इंडियन लोग ही हैं जो उनकी हर फील्ड में हेल्प कर रहे हैं। अगर सारे इंडियन उनकी हेल्प करना छोड़ दें तो 1 साल के अंदर ही स्वराज हमें मिल जाएगा। अब ब्रिटिश रूल यहां से डिथ्रोन कर दिया जाएगा, ब्रिटिश रूल यहां से खत्म हो जाएगा। तो हिंद स्वराज में उन्होंने ये लिखा था। और तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कब शुरू होता है? अगस्त 1920 को। कहां शुरू होता है? ये मुंबई से। ये मूवमेंट हमारा कहां शुरू होता है? मुंबई से। अब देखिए नाम से क्लियर हो रहा है नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग, असहयोग मतलब किसी भी फील्ड में ब्रिटिश की हेल्प ना करना। जब ये मूवमेंट की शुरुआत हुई तब जितने भी ब्रिटिश कॉलेज थे उसमें जो टीचर्स थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने टीचर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी, स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया और ब्रिटिश कोर्ट में जो भी इंडियन एडवोकेट थे उन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी छोड़ दी। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का। तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1920 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इसको कौन लाया? गांधी जी के कहने पर। गांधी जी को ये करने के लिए किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक शहीद हो जाते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट है इट एमर्ज्ड एज ए पावरफुल रिस्पॉन्स टू कल्मिनेशन ऑफ ग्रीवनेस। कल्मिनेशन ऑफ ग्रीवनेस मतलब होता है इंडियन लोगों की जो ब्रिटिश से शिकायतें थी उनका जो भंडार था उसको बोलते हैं कल्मिनेशन ऑफ ग्रीवनेस दैट हैड बीन बिल्डिंग अप अमंग द इंडियन ड्यू टू रोलैक्ट एक्ट एंड द ब्रूटल जलियांवाला बाग मैसकर एंड द ब्रूटल जलियांवाला बाग मैसकर एंड द ब्रूटल जलियांवाला बाग मैसकर। अब देखिए रोलैक्ट एक्ट कब आया? ये मार्च 1919 में। मतलब रोलैक्ट एक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो उसके जो मेजर 2 रीजन बताए जाते हैं वो है रोलैक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसकर। देखिए रोलैक्ट एक्ट क्या था? ये मार्च 1919 में शुरू हुआ था। इसमें क्या था? इसको गांधी जी ने ब्लैक लॉ भी बोला। इसमें क्या था? इस एक्ट में था कि ब्रिटिश कुड पुट एनीवन इन जेल और डिटेंशन विदाउट एनी ट्रायल ऑन बेसिस ऑफ डाउट टिल 2 ईयर। मतलब ब्रिटिश शक के आधार पर किसी भी इंडियन को 2 साल तक जेल में बंद कर सकते थे बिना जमानत के। तो ये इसका पर्पज एक ही था कि किसी प्रकार की कोई फ्रीडम फाइटर ब्रिटिश के अगेंस्ट रेवोल्यूशन ना स्टार्ट कर दे, इसलिए ये एक्ट बना था। गांधी जी ने इसको ब्लैक लॉ बोला। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि रोलैक्ट एक्ट को ब्लैक लॉ किसने बोला? गांधी ने। ब्लैक लॉ किसने बोला इसको? गांधी में। क्या था इसमें? ब्रिटिश शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक बिना जमानत के जेल में बंद कर सकते थे, इसलिए इसका प्रोटेस्ट किया गया। गांधी जी ने भी इसको ब्लैक लॉ नाम दिया। दूसरा रीजन जो नॉन कोऑपरेशन का लिखा था वो था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था? ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। अब ये समझना है ये जलियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर, जहां पे गोल्डन टेम्पल भी बना हुआ है, अमृतसर पंजाब में ये एक ग्राउंड है। यहां पे लोग गैदर्ड हुए थे। उसके रीजन क्या है? क्वेश्चन पूछ देते हैं व्हाई पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग। तो पीपल वर गैदर्ड जलियांवाला बाग, उसके रीजन जो 2 हैं
वो हमें समझना है। एक तो है डे ऑफ बैसाखी, बैसाखी का दिन था, क्योंकि सिख जो होते हैं उनके लिए बहुत पायस, बहुत पवित्र त्योहार होता है ये। एक तो डे ऑफ बैसाखी, वाई पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग, डे ऑफ बैसाखी। और प्रोटेस्ट ऑफ रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भी, क्योंकि मार्च में 1919 में ये एक्ट आया और 13 अप्रैल 1919 को इसीलिए लोग यहाँ पे जलियांवाला बाग में एक मतलब आपके गैदर्ड हुए थे। तो डे ऑफ बैसाखी हो गया। दूसरा रीजन मैंने आपको अभी क्या बताया है, दूसरा रीजन मैंने आपको क्या बताया, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट का प्रोटेस्ट, रोलेट एक्ट का एंड डिटेंशन ऑफ लोकल लीडर। रोलेट एक्ट का ब्लेम लगाकर पंजाब के दो फेमस सोशल वर्कर थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको रोलेट एक्ट के बेसिस पे 2 साल शक के आधार पर 2 साल तक जेल में बंद करके रखा था। तो एक रीजन था डिटेंशन ऑफ लोकल लीडर्स, डिटेंशन ऑफ लोकल लीडर्स। तो ये 3 कारण थे जिसके कारण बस लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर उसमें ब्रिटिश कमांडर था, उसने जो हमारे जो निर्दोष जनता थी, इनोसेंट पीपल थे, उन पे गोली चलवा दी। ऐसा माना जाता है, एनसीईआरटी में तो मोर देन 100 लिखा हुआ है, लेकिन बहुत जगह अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मोर देन 3000 इनोसेंट पीपल वर डाइड ड्यू टू दिस मैसेकर, जलियांवाला बाग। बाद में उधम सिंह का एक फ्रेंड था, एक कंपेनियन था, माइकल ओडायर, उसको 1940 में 13 मार्च 1940 में उधम सिंह ने मारा था। ये मैं बाद में पूरा वीडियो बना के डिस्कस करता हूं, उसको क्यों मारा, कैसे मारा, वो मैं आपको डिस्कस बाद में करता हूं। तो ये 2 रीजन थे। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद पूरे देश में एक बहुत बड़ा, एक बहुत फ्यूरियस माहौल हो गया था ब्रिटिश के अगेंस्ट। बहुत ज्यादा लोग क्रोध में थे, बहुत ज्यादा लोग गुस्से में थे। तो याद रखिए, इस कारण बस गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस कारण बस गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्लियर? इसमें क्या था, इसमें किसी भी फील्ड में ब्रिटिश की हेल्प नहीं करना था। अब इसमें समझते हैं इसमें कांग्रेस का रोल क्या था। अब इसमें इसका पहले गोल पढ़ते हैं। गोल इसका क्या था, इसका क्या लक्ष्य था? इट्स गोल वाज अचीविंग स्वराज। इसका एक ही गोल था कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद जिस प्रकार इनोसेंट पीपल को मारा गया, तो इसका इसीलिए नॉन कॉमन मूवमेंट शुरू किया था। क्या रोलेट एक्ट भी इसका एक कारण था। इट्स गोल वाज अचीविंग स्वराज मींस सेल्फ रूल थ्रू नॉन वायलेंस। याद रखिए, इधर गांधी जी कोई भी मूवमेंट या सत्याग्रह जब शुरू करते थे तो बोलते थे इफ एनी काइंड ऑफ नॉन वायलेंट हैपन इन दैट केस, अगर ऐसा होता है तो वो तुरंत उस मूवमेंट से विड्रॉ कर लेंगे अपने आप को, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि नॉन वायलेंट को द्वारा ब्रिटिश से जीतना संभव नहीं था, क्योंकि उनके पास आर्म वेपन बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा पावरफुल थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद तो उनके पास पावर और ज्यादा आ गई थी। तो जानते थे अगर वायलेंट हुआ तो ज्यादातर नुकसान इंडियन लोगों का होगा, तभी वो नॉन वायलेंट चाहते थे। तो थ्रू नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन बाय बॉयकॉटिंग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको बताया जितने भी हमारे लॉयर थे उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट से रिजाइन कर दिया, स्टूडेंट्स थे उन्होंने ब्रिटिश स्कूल छोड़ दिया, और जो टीचर थे उन्होंने भी स्कूल से रिजाइन दे दिया था। तो याद रखिए, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, गुड्स एंड टाइटल, क्रिपलिंग कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉस्टरिंग इंडियन यूनिटी। फॉस्टरिंग इंडियन यूनिटी मतलब इंडियन यूनिटी को बढ़ाना, एंड सेल्फ रिलायंस स्वदेशी चीजों का यूज करना। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट किया गया और स्वदेशी को एम्फेसाइज किया गया, बढ़ाया गया। ऐसा माना जाता है कि पहले जो 107 करोड़ रुपए का ब्रिटिश से जो ट्रेड होता था वो इस मूवमेंट के बाद घटके 53 करोड़ हो गया। इस मूवमेंट का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा था, याद रखिए। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम होती है, उससे पहले हम यहां पे पढ़ते हैं कि इसमें कांग्रेस का क्या रोल था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। 1885 में कांग्रेस
फॉर्म हुई थी, याद रखिए, सबसे पुरानी पार्टी भी देश की है। इनिशियली कांग्रेस डिसअप्रूव द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सितंबर 1920। कांग्रेस का सितंबर 1920 में एक सेशन हुआ था, कहां पे? कोलकाता में। उसमें कांग्रेस के अधिकतर लीडर ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रोटेस्ट किया था। वो नहीं चाहते कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो। उसका रीजन केवल एक था कि बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर थे वो घबराते थे कि अगर वायलेंट हो गया तो ऐसा ना हो कि उनकी भी डेथ हो जाए, तो उनके मन में डर था, ऐसा भी माना जाता है। तो सितंबर 1920 विच वाज लेटर एंडोर्स्ड बाय द नागपुर। लेकिन 3 महीने के बाद कांग्रेस का जो दूसरा सेशन होता है, क्लास 10th में, ये एग्जाम में, मैथ में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि दिसंबर 1920 का जो कांग्रेस सेशन क्यों फेमस है? क्योंकि जो दिसंबर 1920 का कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लगभग 80% लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन करने का डिसीजन फाइनली ले लिया था। तो द मूवमेंट saw tremendous पार्टिसिपेशन ऑफ मैसेस थ्रू आउट द कंट्री। कांग्रेस से जब मोहर लग जाती है तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट पूरे देश में स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ गांधी ऑन 12 फरवरी 1922 आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑन 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं 4 फरवरी 1922 में मेंशन रहता है, लेकिन जो एग्जैक्ट माना जाता है वो माना जाता है 5 फरवरी 1922 इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मैंने आपको पहले बताया था, गांधी जी कोई भी सत्याग्रह मूवमेंट शुरू करते थे तो उससे पहले वो अनाउंस कर देते थे कि अगर किसी भी प्रकार का मूवमेंट किसी प्रकार का अगर वायलेंट होता है तो वो इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। वैसा ही हुआ। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर से गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पे पीसफुल मेथड से स्ट्राइक चल रही थी, मूवमेंट चल रहा था। नॉन वायलेंट मेथड से जो फ्रीडम फाइटर थे वो धरना दे रहे थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश की गोलियों के कारण 4 से 5 फ्रीडम फाइटर मार्टियर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उसके बाद गुस्साई जो भीड़ होती है, जो फ्रीडम फाइटर ने गुस्से में आकर वहां पे 100 मीटर से 150 मीटर के पास एक पुलिस स्टेशन था, वहां पे आग लगा दी। इसके कारण बस 22 पुलिस कर्मी और 3 इनोसेंट पीपल की डेथ हो जाती है। तो सीइंग द वायलेंट इन चौरी चौरा, गांधी जी फाइनली विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन 12 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा कहाँ पे है? गोरखपुर में। ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी। इसके कारण बस 22 पुलिसमैन एंड 3 इनोसेंट पीपल वर डाइड सीइंग द वायलेंट आफ्टर 7 days ऑफ दिस इंसिडेंट। गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कब कॉल्ड अप किया? 12 फरवरी 1922। किस इवेंट के बाद? चौरी चौरा। तो ये हमारा कुछ टॉपिक है। तो आज हम लोगों ने खिलाफत मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया कि किस प्रकार ब्रिटिश ने वहां के जो खलीफा हैं अब्दुल मजीद सेकंड, उनका जो कंट्रोल था पैलेस्तीन, लेबनान, सीरिया और इराक पे उनका जो कंट्रोल था खत्म करने के लिए उन इलाकों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेबर उनसे मजबूरन साइन करवा के उन इलाकों को कंट्रोल करके खलीफा की ताकत जो है, खलीफा का जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको कम किया। उसका विरोध इंडिया में भी हुआ क्योंकि खलीफा को वो मुस्लिम धर्म के लोग पायस मानते हैं, बहुत उनके लिए पवित्र होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। तो मोहम्मद अली, शौकत अली गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को फोर्स करते हैं, गांधी जी को अर्ज करते हैं कि वो मुस्लिम की हेल्प करने के लिए इस मूवमेंट को शुरू करें। और गांधी जी चाहते थे कि अगर ऐसा होता है तो रोलैक्ट एक्ट के बाद मैंने आपको बताया है हिंदू भी अंग्रेजों का प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो चाहते थे अगर दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों यूनिटी हो जाती है तो ब्रिटिश को यहाँ से ड्राइव अवे करने में आसानी रहेगी। तो ये हमारा कुछ वीडियो है। इसके बाद मैं आपको साल्ट मार्च, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट का भी वीडियो बना के पेश करूंगा। अभी ये टॉपिक है, इसमें कुछ अगर आपको लगता है
कि आप कुछ अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें या मैसेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज। जय हिंद, जय भारत।